जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आवाज आ रही बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सिंपल सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। और थोड़ा सा हम और बोलना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है इसके लिए आपको वेक्टर जो आपने 11th में पढ़ रखा है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर वेक्टर आपका थोड़ा सा कुछ उसमें कमी है तो उसको नेक्स्ट क्लास से पहले और अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो बहुत वेक्टर यूज़ होगा। आज भी हो सकता है होगा होगा तो मैं बेसिक बता दूंगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो, और आ रहा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या चीज़ है। तो देखो ये एक्चुअली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स जो है हम इसको बोल सकते हैं चार्ज, और स्टैटिक्स एट रेस्ट की बात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब रेस्ट में चार्ज कैसा बिहेव करता है उसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि चार्ज होता क्या है। तो आई थिंक आप लोग कुछ बेसिक जानते होंगे, 10th क्लास में चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, 9th 10th क्लास में। किसी के पास अगर माइक है तो कुछ हमारे साथ शेयर करो, चार्ज क्या होता है। हम्म? कोई बोल सकता है? हम्म? कोई बोलेगा? देखो, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आपने बहुतों के पास माइक की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब मैं पूछूं तो आप अगर अनम्यूट होके अगर कुछ सवाल जवाब करें तो अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर तो कुछ बच्चे करते थे, इस बार तो वो लोग शांत हैं लगता है। लास्ट ईयर 11th के जो बच्चे मेरी क्लास किए हैं उन लोगों ने कुछ कुछ तो हमारे साथ डिस्कशन किया है। लास्ट ईयर तो लेट में ज्वाइन किया था आप लोगों को, रिवीजन चल रहा था, लेकिन ये तो हम लोग पूरा थॉरो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ रिवीजन की बात नहीं है। तो नहीं बोलेगा कोई? देखिए, मैं आपको बेसिक से बात करता हूँ। चार्ज और एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मास। ये जो दो क्वांटिटी है ये, ये दोनों एक ही जैसी क्वांटिटी है। ये कोई मतलब, लेकिन आई थिंक इन दोनों के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को, मैं अक्सर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दोनों का मतलब पूरा का पूरा आइडिया नहीं होता कि चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग क्या जानते हो, कुछ भी तो बताओ। या तो लिख के ही बताओ या फिर बोल के बताओ, कुछ भी बताओ। कुछ तो कोशिश करो थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। हम्म, कुछ नहीं बोलेंगे? मास तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज तो 9th क्लास में जाके पढ़े होंगे, लेकिन मास तो बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो मास के बारे में कुछ बोलो। बोलो बोलो बोलो। अनम्यूट हुए थे कोई? आवाज आ रही थी उधर से कुछ? अरे हेजिटेट मत करो यार, तुम लोग बोलो। नहीं बोलोगे तो ऐसे कैसे होगी? हम्म? कुछ नहीं बताओगे? मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कुछ नहीं? क्या ये एक्चुअली अच्छा, कुछ और अगर बोले तो क्या ये मास या फिर यह जो चार्ज है, क्या ये फिजिकल अपीयरेंस है इसका क्या? यानी ये दिखता है क्या? चार्ज या मास हमको दिखता है? अच्छा, चलो अच्छी बात है, एक अच्छा जवाब मिला कि नहीं, दोनों नहीं दिखता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे? किसी को मास समझाना है, कोई तुम्हारा जूनियर है 9th क्लास का बच्चा कोई, बोले कि आपको बताइए मास क्या होता है, तो उसको क्या बताएंगे? कुछ भी, जो भी बोल सकते हैं बोलो।
मास इज द क्वांटिटी मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यही बोलना चाह रहे हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मेरे हाथ में जो मैं लिख रहा हूं वो पेन है, तो क्या ये मास है? ये तो पेन है, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर भी है, प्लास्टिक का पेन है ये, तो क्या इसको मास बोलेंगे? या आप लोग के हाथ में ही पेन होगा, पेन होगा, कॉपी होगी, तो क्या वो मास है? पेन को मास बोलेंगे क्या? पेन को पेन को पेन को तो पेन ही बोलेंगे ना, पेन को मास नहीं बोल सकते, पेन को तो पेन ही बोलेंगे। अब मार्केट जाओगे तो पेन खरीदने के लिए तो क्या बोलोगे कि हमको मास दीजिए जो पेन के जैसा दिखता हो, या हमको पेन दीजिए, पेन दीजिए, ठीक है ना? तो देखो क्या चीज है, दोनों दोनों एक ही जैसा है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ रिलेट कर रहा हूं, दोनों एक ही जैसा है, ध्यान रहे, दोनों का डिफिनेशन जो है एक ही जैसा होगा, ठीक है? तो अब ये जो मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं एज ए लिखने के यूज करता हूं तो मैं पेन कहता हूं इसको, ठीक है? अब पेन अगर थोड़ा सा सॉलिड है तो बच्चों को मारने के काम में भी आ जाएगा, तो वहां पर ये पेन नहीं रहेगा ना, यहाँ तो मारने का कुछ हथियार हो गया, बेटिंग स्टिक कह सकते। अगर इस पेन को अगर हम छोड़ दें अपने हाथ से, नीचे गिरने लगेगा। ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट हुआ, ठीक है ना? तो उस केस में ये जो पेन था ना, ये पेन, इस पेन ने अपना कौन सा बिहेवियर शो किया? ग्रेविटेशनल बिहेवियर शो किया, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को शो किया। तो ये मास की वजह से आया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा होगा, G m1 m2/r², ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना? जरा जोर से बोलें, मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ, इवन की माइक भी जो है ना, माइक भी एक्चुअली एकदम मुंह के पास लाके रखा है, इतना जोर से मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपना स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसको चेंज कर लो, उसको थोड़ा सा बढ़ा लो, मैं तो माइक को एकदम मुंह पे रख के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये जो भी बॉडी जो है ना, अगर वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो कर रही है, तो उस जो इफेक्ट शो कर रही है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मास, यानी उस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं मास। जस्ट एग्जांपल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं मेरा नाम शायद आपको बहुतों को नहीं मालूम होगा, तो मैं थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अपना नाम लिख दे रहा हूँ, फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है? शकील अहमद, ठीक है? तो मेरा नाम है शकील अहमद, मैं कहीं भी जाऊंगा दुनिया के किसी कोने में भी तो मैं शकील अहमद ही कहलाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं शकील अहमद जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं टीचर बन गया ना टीचर, मेरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई टीचर, ठीक है? अब मैं अपने बच्चों के पास हूं तो मैं उनका फादर हो गया, ठीक है? मैं अपने मदर के पास हूं तो मैं उनका सन हो गया, ठीक है? तो मैं तो हूं शकील अहमद, लेकिन मेरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, देख रहे हो? और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, यही कैरेक्टरिस्टिक जो है, जस्ट लाइक पेन का एग्जांपल दिया था हमने, पेन को अगर हम छोड़ देंगे, पेन को अगर हमने छोड़ दिया ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो पेन नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है, और उसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को शो करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मास बोलते हैं। अगर इस पेन को अगर हम अपने बालों पे थोड़ा सा रब कर लें, ये तो आप लोग बचपन से करते आए होंगे वो तो अगर हम रब कर लें, तो रब कर लेंगे तो क्या होगा कि दूसरे जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेपर्स हैं उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो वहां पर वो जो पेन की जो प्रॉपर्टी शो होके आएगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो के आएगी? तो चार्ज की प्रॉपर्टी शो, ठीक है? बात समझ में आई मेरी? ठीक है। तो चार्ज और मास दोनों एक ही जैसी चीज है, और दोनों क्या है? प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो चार्ज कैसे इफेक्ट को शो करता है? तो चार्ज 2 इफेक्ट को शो करता है, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है जो हम लोग को अभी इसी चैप्टर में पढ़ना है, और एक और इफेक्ट शो करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये 2 प्रॉपर्टी जो शो करता है, उस प्रॉपर्टी को, मतलब जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी शो होती है उसको हम चार्ज कहते हैं, और अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट को शो करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम मास कहते हैं, ठीक है ना?
तो आई थिंक आपको चार्ज और मास दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, या कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो अब चार्ज के बहुत सारे बेसिक, वीडियो ऑफ कर दो थोड़ा सा, मेरे स्क्रीन पर सामने चला आ रहा है रहमानिया एकेडमी, मेरे स्क्रीन पर पूरा सामने चला आ रहा है तो लिखने में नहीं बन रहा है, इसको वीडियो ऑफ कर दो तो स्क्रीन से हट जाएगा, ठीक है। चलो तो चार्ज क्या, चार्ज का आइडिया हो गया। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। चार्ज मतलब कौन सा इफेक्ट, चार्ज का कौन सा इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज के बारे में और भी बेसिक आपको आइडिया होगा कि चार्ज का जो है दो टाइप होता है, दो टाइप बनाया गया एक्चुअली। चार्ज पैदा कैसे करते हैं तो उसका भी बेसिक आपको मालूम होगा। आप जानते होंगे कि जो भी एटम्स होते हैं, कोई भी बॉडी जो होती है वो एटम से मिलकर बनती है। अगर आप उस बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन को, कोई बॉडी है, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले लेते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो हम बोलते हैं कि बॉडी चार्ज हो गई। उसी तरह से अब ये बॉडी, ये जो इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया दूसरे बॉडी में, इसमें, तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये चार्जिंग का प्रोसेस है, आगे हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा गया कि चार्ज के दो टाइप हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का दो टाइप हो गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो वो कैसे बना, क्योंकि वो कहीं ज्यादा हो गया, क्योंकि हमको मालूम है कि नॉर्मल जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो वहां पर क्या हो गया, वो निगेटिव चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। और जहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल के गया वहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन वहां पर ज्यादा हो गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी प्रोटॉन जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निगेटिव चार्ज है। आई थिंक ये सब तो बेसिक चीजें, केमिस्ट्री की चीजें हैं और आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब आगे थोड़ी सी बात और करते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहली चीज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो, यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम्ब, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट को रखा गया कूलम्ब। ये एसआई यूनिट होती है। अच्छा देखो, अब एक चीज थोड़ी सी और हम बता दें कि आपने फर्स्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर। उसमें आपको बताया गया होगा कि 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7। और उस 7 क्वांटिटीज में जो है वो कूलम्ब नहीं आता था ना, याद है आपको सब 7 क्वांटिटीज? लेंथ होता था, मास, टाइम, ठीक है ना, ये 3 बेसिक। उसका करंट होता था ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर, करंट, करंट, फिर और क्या होता था, नहीं याद है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो इसमें इसमें और फंडामेंटल का डिफिनेशन क्या बोलते थे, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती थी उसका डिफिनेशन हम लोग ये बोलते थे कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से रिलेट नहीं कर सकते। यानी लेंथ को मास से कोई रिलेशन नहीं है, या मास का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, या टाइम का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, करंट का टाइम से कोई रिलेशन नहीं, करंट का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट होते थे, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, डिराइव क्वांटिटीज होती थी, और जो डिराइव क्वांटिटीज को क्या करते थे कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ एसआई यूनिट कूलम्ब हो गई, कूलम्ब तो सिंगल क्वांटिटी दिख रही होगी, तभी ये फंडामेंटल में नहीं लिया गया। तो यानी कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है ना। अब ड्राइव्ड यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कहीं ना कहीं से तो इसको हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए मतलब इसका अगला चैप्टर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें आप लोग पहले से जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। ये क्यू चार्ज के लिए सिंबल है, तो Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी। तो यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कूलम्ब को
करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसकी होती है सेकंड, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है या कभी कोई भी पूछ सकता है आपसे कि भाई कूलम क्या है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, तो कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे क्योंकि वो सिंगल दिखता है। और एक्चुअली साइंटिस्ट में आज तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ साइंटिस्ट इसी को फंडामेंटल मानते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पूरे वर्ल्ड ने जो एक्सेप्ट किया है हमको उसको मानना पड़ेगा, जो कि करंट है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट हो गई। कुछ सीजीएस यूनिट की बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन तभी बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है, एनसीईआरटी वगैरह में इसको दिया रहता है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो सीजीएस यूनिट जो इसकी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक कूलम, स्टैटिक कूलम। ठीक है, या फिर इसका और भी नाम है, इसका नाम है ईएसयू कहते हैं शॉर्टकट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहलाती है। ठीक है ना, स्टैट कूलम, स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या फिर एक और यूनिट होती है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सुनो, जब बोला करो तब थोड़ा सा अनम्यूट हो जाओ, अभी सारे लोग म्यूट कर दो क्योंकि बार बार मेरे कानों में आवाज आ रही है। ठीक है, जब सवाल जवाब होगा तो अनम्यूट होकर हम लोग बातचीत करेंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी म्यूट कर लो, ठीक है ना। तो ये 3 यूनिट जो है आपकी सीजीएस यूनिट है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती अमूमन, ज्यादातर वो हम लोगों का एसआई यूनिट से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं। तो ये सीजीएस यूनिट यानी कि स्टैट कुलम या फिर ईएसयू जो है, ये ईएसयू और एसआई यूनिट कुलम में कुछ रिलेशन होता है। पहले पूछा करते थे, अब शायद नहीं पूछते, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए जरूरी है। 1 कुलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे बाद में, तो वो होता है ये 1 कूलम और उसका रिलेशन 1/10 EM। ये हमारा सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन है। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, जो हम मार्केट में जाते हैं कुछ सामान वगैरह परचेस करने के लिए, तो प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर आवर। ठीक है ना, एम्पियर आवर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 3600 कूलम होती है। और एक और यूनिट होती है फैराडे, सब नॉलेज के लिए रखना है, नोट कराना है, ऐसा वैसे तुमको मिल जाएगा एनसीईआरटी वगैरह में भी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलम। बेसिकली ये जो फैराडे होता है, ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका फैराडे। ठीक है ना, नॉलेज के लिए रहना चाहिए। अच्छा, फिर डायमेंशन भी आपको याद होगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है, फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, एम्पियर का ए और सेकंड का टी, तो एटी हो गया। कुछ लोग ये भी लिखते हैं एम्पियर को, मतलब करंट के लिए आई ही सिंबल लेते हैं। ठीक है ना, खास करके आपके अलामीन में आई चलता है, लेकिन नीट वाले जो है एटी लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलामीन के स्टूडेंट आईटी लिखते हैं, उनको बंगाल बोर्ड में शायद पढ़ाया जाता है आई, खैर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन नीट के पेपर्स में जो करंट के लिए डायमेंशनल जो सिंबल होता है वो ए होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए। चलिए आइए इसको देखिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईएसयू एंड ईएमयू दोनों में लिखिए, अभी आपको यूनिट बताया था। थोड़ा सा बैक कीजिए ना। क्या कर दें, डार्क कर दें? ये डार्क मतलब ब्लैक करना पड़ेगा क्या? एक मिनट देखता हूँ। बैक कीजिए, बैक। अच्छा बैक, सॉरी। लीजिए। कैसे हो रही हो गया, आइए इसको कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन अभी आपने नोट किया होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है ना, याद है ना? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मैं आपको लिख दूं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ माइनस साइन के साथ, है ना।
ये होता है कूलम। अब इस कूलम की जो वैल्यू है उसको ESU में चेंज करना है और EMU में। अभी जस्ट आपको लिखा था लास्ट पेज पे। ESU में कितना आया, E -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अगर हम चेंज करेंगे ESU में तो 1 ESU को हमने आपको बताया था 3 इंटू 10⁻9। तो 3 इंटू 10⁻9 से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 10⁻9 ESU मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर। कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻10। ये हुआ ESU। और अभी आपको बताया था EMU के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कूलम में है। EMU से करने के लिए क्या बताया था, 1/10 EMU से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻19 1/10 ये EMU में हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, -1.6 इंटू 10⁻20। ये ठीक है। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, सॉल्यूशन नोट करिए या मत कीजिए, क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं इसमें जो आगे आएंगे आपके और स्लाइड्स पे। और तो सॉल्व तो आप देख ही रहे हैं, कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे आगे बढ़े। जब नहीं समझ में आए तो एकदम फ्रीली आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, आ गया आंसर, लिख दिया हमने। यही आया था ना, आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि हाँ हम सीख रहे हैं, बस। और आसान चैप्टर है, और ऐसा रियली में ये आसान चैप्टर है। आइए कुछ बातें और करते हैं थोड़ी सी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मैं डेफिनेशन वगैरह ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास बुक है। हाँ, एक सजेशन मेरा मेरा है आपकी तरफ से। आई थिंक जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो सब नीट के प्रिपरेशन जरूर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ +2 के मतलब सिंपल बच्चे हैं, सब +2 मतलब नीट के प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, है ना। मेरा गेस सही है ना, सारे लोग ठीक है। तो आप देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। हम लोग जो पढ़ाते हैं आपके नीट जो रिपीटर्स बैच होते हैं या फ्रेशर्स बैच होते हैं जो +2 पास करके आते हैं, उनको पढ़ाने का ढंग और आपके पढ़ने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो है ना, आप एक बुक जो है, जो एक सब्जेक्टिव टाइप की जो बुक है, आप उसको जरूर फॉलो करें। जैसे एक बुक तो आप जरूर रखें अपने पास, NCERT। इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप नीट गाइड वगैरह को टच अभी मत करेंगे, ठीक है ना। अभी आप नीट गाइड को टच नहीं करेंगे, आप NCERT को टच करेंगे। और एक और बुक, कोई भी सब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप SC वर्मा को फॉलो करते हैं, सॉरी SC वर्मा, तो ज्यादा बेटर होगा। क्या क्या हुआ, जोर से बोलो। तो इन दोनों को आप रखिए अपने पास। और तब थर्ड बुक आप जो है ना अपना नीट गाइड या कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप यूज कर सकते हो। तो ये दोनों अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया खुद से, देखो हम लोग की मुलाकात, मेरी बात सुनो पहले। हम लोग की जो मुलाकात होगी वो मतलब वीकली होगी, ठीक है ना। तो वीक में हम लोग मिलेंगे हर फ्राइडे फ्राइडे।
तो इसमें जो है आपको एक वीक के बाद जो है आप इस बुक दोनों बुक को आप जितना ज्यादा क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो। जो डाउट रहेगा जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो एटलीस्ट देखो, अब क्या है कि आप लोग तो क्वेश्चन दिखा नहीं सकते हमको, लेकिन तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है, एससी वर्मा में ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर दिस, तो हम यहाँ से आपको बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या चीज, एससी वर्मा, इस बुक का नाम है, नहीं 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 नहीं, डीसी पांडे आप मत यूज कीजिए, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ ये भी यूज करते हैं। हाँ डीसी ये पांडे डीसी पांडे भी यूज करते तो अच्छी बात है, लेकिन यही चीज डीसी पांडे का कौन सा बुक, नहीं डीसी पांडे का 2 बुक है, ऑब्जेक्टिव वाला मैं मना कर रहा हूं अभी यूज करने के लिए आपको। ठीक है सर। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, सब्जेक्टिव बुक लीजिए। देखो सब्जेक्टिव बुक क्या है ना, सब्जेक्टिव बुक से अभी चूंकि आप लोग का पहली बार 12th है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप 12th पहले पढ़ चुके हैं, आप 12th शुरू में मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। एक होते हैं नीट के बच्चे जो आते हैं, फ्रेशर्स रिपीटर्स करके जो आते हैं, जो हम लोग क्लास लेते हैं, तो वो लोग चूंकि पढ़े होते हैं तो हम लोग सीधे उन लोग को ऑब्जेक्टिव ही लगाते हैं, उन लोग को सब्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग करके आ चुके रहते हैं 12th क्लास से। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्टिव की आदत डालेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन समझने की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हाँ ये डेटा दिया हुआ ना, देखो ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, ऐसे ऐसे करके टीचर बता देते हैं, तो मालूम हुआ कि क्वेश्चन को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो स्टूडेंट में जो जनरेट ही नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप एनसीईआरटी और एससी और दोनों दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव बुक है, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं इसमें लेकिन कम है, लेकिन सब्जेक्टिव है, तो आप इन दोनों को फॉलो कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप डीसी पांडे यूज कीजिए, सिंगेज यूज कीजिए, नीट गाइड यूज कीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है जो भी आपको अवेलेबल है आप सबको यूज कीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन एक सब्जेक्टिव बुक होना चाहिए, एक या कम से कम 2, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक स्केलर और वेक्टर बहुत अच्छे से आपको आता होगा, तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। यानी स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लाइक चार्जेस, ये भी आपको पता होगा, रिपेल while unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। तो यानी कि 2 पॉजिटिव है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को ले लें तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, या 2 निगेटिव चार्ज को हम ले लें तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्शन का फोर्स आएगा। और अगर हम बात करें एक पॉजिटिव चार्ज की और एक निगेटिव चार्ज की, या एक निगेटिव चार्ज की एक पॉजिटिव चार्ज की, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो हम तो पहले ही बता दिए ना कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, स्केलर सम, स्केलर सम में क्या होगा कि अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास एक 10 कूलम का चार्ज है और एक 5 कूलम का चार्ज है, ये दोनों को हमने मिला दिया, तो अब मेरे पास कितना आ गया, 15 कूलम का चार्ज आ गया, सिंपल एडिशन, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है और दूसरा चार्ज है -5 कूलम का, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, तो इसको सिंपली ऐड करेंगे, तो हमको मालूम है प्लस और माइनस को ऐड करके क्या होता है, उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 5 कूलम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज इन एडिटिव इन नेचर, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको चौथा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पॉइंट फिर से बोलिए ना। क्या 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 क्या, हमारी आवाज इको हो रही है बहुत जबरदस्त, क्या बोले, पॉइंट फिर से बोलिए। थर्ड वाला पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि सिंपली आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो सिंपल एडिशन जो बचपन से सीखते आए हैं, या कि आपसे कहा जाए कि भाई 5 + 5 क्या होता है, तो 10 होता है, 5 माइनस 2, इसका क्या मतलब हुआ, 5 + -2 हुआ ना, तो ये क्या होता है, 3 होता है। तो ये सिंपल हम
एडिशन कर सकते हैं चार्ज का। तो वही चीज हमने आपको समझाई है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सिंपल सा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। हाँ सर ठीक है। जबरदस्त सीख हो रहा है तुम्हारे यहाँ से, पेज तो बनाया था। चौथा नंबर हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज। सर बैक कीजिए प्लीज। नोट कर लिया। हाँ सर। चौथा नंबर बोल सकते हैं टोटल चार्ज। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है असल में, इसमें लिखने में बनता नहीं, बोर्ड पर थोड़ा ठीक से। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे लिखने की। टोटल चार्ज, मैं बोल भी रहा हूँ एक्चुअली साथ में, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड system, total charge of an isolated system remains conserved, remains conserved। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आता है? आइसोलेट वर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, आई थिंक आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा 11th में, उसमें आइसोलेटेड सिस्टम की बात सिस्टम की बात करते हैं, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। तो वहां पर आइसोलेटेड सिंपल मीनिंग है, आइसोलेट का मतलब अलग थलग, यानी उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पर कोई भी चार्ज अगर है तो वो टाइम के साथ वो चार्ज चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि चार्ज को चेंज होने के लिए उसके सराउंडिंग में कोई सिस्टम होना चाहिए। तो कोई सिस्टम नहीं है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, तो उस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ध्यान रखना इस बात का, आइसोलेटेड ऐसे नहीं बोल सकते, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही बोलेंगे। वहां सिस्टम अगर मिक्सिंग है तो फिर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि वो उसका चार्ज उस पर चला जाएगा, मतलब कुछ चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो टोटल चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज जो है क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी सी? ये चौथा नंबर पॉइंट था। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जो आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो उसमें भी तो यही काम करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप देखते हैं कि हाँ भाई चेंज हुआ कि नहीं हुआ रिएक्शंस में, वो सब चीज भी वही है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली ये क्या चीज है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक। पांचवा पॉइंट बोल सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का क्या मतलब हुआ? जैसे एक चार्ज बॉडी है, उसके पास या उसको टच करा दें एक अनचार्ज बॉडी से, तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इजीली ये चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट था। छठा नंबर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि टफ है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ये जो यहाँ पर वर्ड जो बना है ना क्वांटाइज्ड, ये क्वांटा से बना है, क्वांटा। अब देखो क्वांटा क्या चीज होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी। क्वांटा, क्वांटा क्या होता है कि क्वांटा वो मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, यानी कि जो छोटी से छोटी वैल्यू को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटा बोलते हैं। एकदम सिंपल सा बात है कि बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटा बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे पूछे
कि इंडियन करेंसी जो है, जो हम लोग रुपया यूज करते हैं, उसका क्वांटा क्या होगा, यानी क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी क्या होगा। तो इंडियन करेंसी तो हमको मालूम है, इंडियन करेंसी में क्या होता है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 1000 तो खत्म ही हो गया। तो अब इन सारे वैल्यूज में, इन सारे रुपीज का जो इंडियन करेंसी में जो रुपीज हैं, इसमें सबसे मिनिमम अमाउंट हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लो हमको अपने दोस्त को पैसा भेजना है, तो हम उसको कम से कम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ट्रांसफर किया होगा कभी, ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, ऑनलाइन आपने ट्रांसफर किया होगा अपने दोस्त को, तो आप 1 रुपया से कम नहीं ट्रांसफर कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि आप 1 रुपया जो है वो क्या हुआ, क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी हो गई। क्वांटा का मतलब समझ में आया, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं उसी को क्वांटा बोला जाता है। और अब जैसे एग्जांपल दे दिया आपको कि रुपीज में अगर हम देखा जाए, इंडियन करेंसी में देखा जाए, तो 1 रुपीज से आप ज्यादा, सॉरी, कम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे पर्सन को। तो आप, तो वो जो 1 रुपीज है वही आपका क्या कहलाएगा, क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी होगी। तो अब यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात यह है कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होगा। तो क्वांटा ऑफ चार्ज ये होगा कि एक, अभी हमने थोड़ा सा आपको सिंपल सा समझाया था, सिंपल वे में, कि भाई जो चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, तो कैसे करते हैं, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है। तो हमको एक चीज बताइए आप, कि आप एक बॉडी से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल सकते हैं ना, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। आधा इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मिनिमम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे हम पूछें कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होगा, तो आप सिंपल बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक सवाल और दिमाग में आ रहा होगा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सबसे मिनिमम जो है चार्ज जो है, हम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या, बोलिए आप लोग। मेरी बात समझ में आई आपको, क्वांटा का मतलब समझ में आया ना, कि क्वांटा मिनिमम अमाउंट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब क्वांटा ऑफ चार्ज में हमने आपको बताया, और आपने देखा भी कि आप बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में आएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन एक चीज ये है, जस्ट नॉलेज के लिए, ऐसे पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन एक नॉलेज के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं जो चीज रिलेटेड, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या। थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज है, लेकिन वो क्वांटा नहीं है। क्वांटा का मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी, क्या बोले तुम लोग, बंगला मुझे नहीं आता, मुझे बंगला नहीं आता, आमी बंगला जानी ना, ठीक है। तो खैर, अब मेरी बात सुनो, वो माइक को म्यूट करो। तो मैंने क्वांटा समझाने की कोशिश की। क्वांटा क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वांटा का, क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए अराइज हुआ। পুরো রে করে পড়াচ্ছে, শুধু কোশ্চেন করাচ্ছে। क्या हुआ, थोड़ा सा इसको हिंदी में बोलोगे। नहीं, हमको नहीं समझ में आ रही बात कि क्या बोला जा रहा है आपकी तरफ से। खैर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि क्या क्वांटा ऑफ चार्ज, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो क्वांटा ऑफ चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, सिंपल। तो मैंने ये पूछा आपसे कि क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पॉसिबल है। तो हाँ, पॉसिबल है। उसको हम क्वार्क पार्टिकल्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स बोलते हैं। इसकी लाइफ बहुत कम होती है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कहीं दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये क्वार्क पार्टिकल्स जो होती है ये रिएक्शन के दौरान बनती है और ये तुरंत खत्म भी हो जाती है, ये टिकती नहीं है। लेकिन हाँ, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बन के रह जाती है फिर खत्म हो जाती है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाती। इस वजह से क्वार्क पार्टिकल्स को हम क्वांटा ऑफ चार्ज नहीं कहते, क्वांटा ऑफ चार्ज हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो हमने कहा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज होगा यानी कि टोटल चार्ज किसी बॉडी पर जो होगा वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा हमेशा। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ N क्या चीज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड यानी कि जो बॉडी से निकला या फिर एडेड या बॉडी के अंदर आया, ये n। तो यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, 1 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, इस तरह से वो इंटीजर होगा। ठीक है, हमेशा वो n क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये हुआ। और इस पे बेस काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ही होता है। कभी Q आपको मालूम रहेगा, E तो आपको मालूम ही है, n पूछ देगा, कभी n मालूम रहेगा, E मालूम रहेगा, Q पूछ देगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आते हैं 7 नंबर पे। नहीं 7 नंबर से, 1 मिनट, 7 नंबर से पहले क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ देखो है, क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको चार्ज ऑन बॉडी बताना है, बॉडी पे चार्ज कितना होगा बताइए। तो सिंपल है, सिंपल सा है। आपके पास फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाँ ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लीजिए, 3rd नंबर। सर थोड़ा सा बैक कीजिए ना। बैक करें, अच्छा ये क्वेश्चन नोट नहीं किए थे। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करेंगे स्लाइड्स पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक जैसे क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क पे रहेगा। हो गया, चलिए। फाइव 5.2 कूलम्ब, ठीक है। If electrons are ejected from the body, then the charge of the body is 5.2 कूलम्ब। ये है सबका। यही आया है सब, और लोग आया क्या? अच्छा प्लस में आया माइनस में आया? माइनस। माइनस में ना, माइनस में आना चाहिए। देखो ये बॉडी, देखो मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। बॉडी पे जो चार्ज था वो कितना था, -10 कूलम्ब, यानी हमने मान लिया कि Q1 कितना है, -10 कूलम्ब, ठीक है ना। अच्छा, तो चार्ज, अब ये जो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस बॉडी पे कितना चार्ज आया, उसको हम Q2 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम Q2 बोल रहे हैं, चार्ज गेन्ड, ठीक है ना, बाय बॉडी, ठीक है, चार्ज गेन बाय बॉडी।
तो ये क्या हो जाएगा अपना। अच्छा एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक है, एन इंटू ई, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। एन कितना है तो 3 × 10⁻⁹ और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, क्या आ गया 4.8 कूलम प्लस में आया। तो अब ये चार्ज आ गया, ये पहले से था, तो अब जो है टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बॉडी पे हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। हमने आपको सिखाया था ना कि चार्ज इन एडिटिव इन नेचर, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये -10 कूलम और ये +4.8। अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा, ये -5, ठीक है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक आध क्वेश्चन और होना चाहिए इस पर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, करते हैं। तो अब ये होमवर्क कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में आंसर हमसे मैच करा लीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमको बोल दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा सही है या गलत है। आसान सा क्वेश्चन है, यानी एन पूछ रहा है। एक काम करना, थोड़ा सा तुम लोग करेक्ट कर लो, एक चीज़ मेरे को बहुत बार डिस्टर्ब कर रही है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, इसमें कैपिटल एन लिख देना, कैपिटल एन। ये वही वहाँ पर जो कहाँ गया, ये यहाँ क्यों कहा है, वजह उसकी ये है कि आगे जो है ना स्मॉल एन एक सिंबल फिर आएगा और वो चार्ज डेंसिटी होता है एक्चुअली, वो डिस्टर्ब करेगा वो। इसको कैपिटल एन कर दो स्मॉल एन की जगह पे, ठीक है ना, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसमें एन एन पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो एन निकाल लीजिएगा, चार्ज मालूम ही है, ई मालूम है, क्यों निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लिया होगा आई थिंक। हाँ ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, 5th नंबर। देखिए शायद एनसीईआरटी में था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। देखो खुद से सॉल्व करने आना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए कोशिश जरूर करो, नहीं आएगा तो उसके लिए तो मैं हूं ही। यहाँ पर टाइम पूछ दिया है, आफ्टर हाउ मच टाइम, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी दे दिया 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। अच्छा अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज मालूम है ना आपको, अल्फा पार्टिकल जो होता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ना। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको मालूम होगा, इसका चार्ज कितना होता है, हुँ? बोलेगा नहीं। और अल्फा पार्टिकल को लिखते कैसे, ये होता है ना हीलियम 2 ओ। अब बता दीजिए चार्ज कितना हो गया, और मास, खैर मास की भी जरूरत नहीं है, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे,
2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो कोई आंसर बताएगा हमको? कितना टाइम आया? कम से कम एक आंसर आ जाना चाहिए कहीं से। कहीं से लिख के ही आ जाए। क्या रिपीट करूं मैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं मैंने। ना सर, आपको पार्टिकल अच्छा, अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज होता है। इसमें जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्लास। तो उसमें क्या किया था उन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को जाके गोल्ड फॉइल पे स्कैटर किया था, मतलब वहां पर जाके उसको बम्बार्ड किया था ना। तो बम्बार्ड किया था तो उस पर चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैन यू हियर मी? हमारी आवाज आवाज तो नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी? नहीं आया। हाँ सर, सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है आवाज ना? हाँ नहीं, वो क्वेश्चन किसी ने हमसे मैसेज किया है, कैन यू हियर मी। मैं नहीं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, वो मैसेज पढ़ रहा था मैं। खैर, तो ये अल अमीन मिशन एकेडमी या चपरा या क्या लिखा हुआ है आगे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। खैर, तो ये जो है ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमको समझ में आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कोई बात नहीं। दिक्कत ही के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। सब आपको आता तो हम, हमारी क्या जरूरत थी। तो अल्फा पार्टिकल्स कह रहा है 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स जो है पर सेकेंड बॉडी से, एक न्यूट्रल बॉडी से इजेक्ट हो रही है, निकल रही है। यानी कोई बॉडी है, उससे क्या हो रहा है, 10⁻10 अल्फ 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पर सेकेंड निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इजेक्ट हो रहा है तो एक सेकंड में तो हम एक सेकंड में कितना चार्ज इजेक्ट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं चार्ज इजेक्टेड पर सेकंड। अब तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत घड़घड़ाहट आ रही है वहां से, तुम्हारे यहाँ से। आवाज तुम लोग अगर बोल रहे हो तो क्लियर आवाज नहीं है वहां से, ठीक है ना? हेलो सर। ये तो खड़गपुर है ना? जी सर, खड़गपुर खड़गपुर से सर। तो हाँ, लास्ट ईयर क्लास किए थे ना मेरी, तुम लोग? हाँ सर, नहीं पूरा नहीं हो पाया सर, लास्ट में हाँ एग्जाम था। हाँ, वो तो बाद में छुट्टी कर दिया, तो हम क्या कर सकते थे उसमें, तो मेरा कोई जान गए देरी नहीं सर। है। फानूस फानूस याद है सर आपको? फानुस? फानूस सर हमारे 12 में थे सर, करते थे क्लास पहले। अच्छा, नहीं नाम तो हमको एक्चुअली किसी का नहीं ध्यान है, हमको नाम किसी ने बताया ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, जो अच्छा। तुम लोग के बैच में आके हमसे बात भी किया था उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, जी जी, वही वही वही। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या हुआ उसका, कितना नीट में कितना स्कोर किया, कुछ मालूम है? नहीं हुआ सर, बोलते हैं 520 आएगा बोल रहा है। आहा, अच्छा स्टूडेंट था लेकिन। लेकिन रनिंग में 520 भी बहुत है सर। हाँ बहुत है। नहीं, मुझे उम्मीद थी, अच्छा स्टूडेंट था, मुझे उम्मीद थी। तो खैर, अभी तो कहीं ना कहीं सेंटर पे गया ही होगा। कौन सेंटर पे जा रहा है वो? हाँ सर। किस सेंटर पे जा रहा है वो क्लास करने के लिए? अभी बोल नहीं पा रहे हैं, अभी फिजिक्स वाला अच्छा शायद जा सकता है। अच्छा, फिजिक्स वाला जा सकता है। हम करेंगे सर इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। बस 12th में अच्छे से तुम लोग को शुरू से आप इंशाल्लाह हो, मतलब हम क्लास ले रहे हैं तो फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्लास मत नागा करना, बस यही है, मिस नहीं करना क्लास, ठीक है? जी सर। चलो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा, हमने क्या समझाया आपको कि अल्फा पार्टिकल्स जो है न्यूट्रल बॉडी से एक सेकंड में वो जो है 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है। तो हम निकाल सकते हैं कि भाई चार्ज निकल कितना रहा है एक सेकंड में। तो हमको तो मालूम है कि आपका जो है ये चार्ज इजेक्टेड पर सेकंड, तो हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं Q/T, चार्ज बाय टाइम पर सेकंड। तो हमको चार्ज मालूम है कितना चार्ज निकला, तो पहले तो नंबर लिख लें 10⁻10, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये हो गया एक सेकंड में चार्ज निकला। ये कितना हो गया, एक सेकंड में चार्ज। तो हमको हमको टोटल चार्ज दिया हुआ है कि भाई इतना चार्ज आया, ठीक है ना? इतना चार्ज आया बॉडी पे, हमको चार्ज दिया हुआ है। तो हम ये टाइम निकाल लें, ये टाइम निकल जाएगा हमसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
हमको टोटल चार्ज हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, हमको टोटल चार्ज को इससे डिवाइड कर देना होगा, यानी टी अगर हम निकालें तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज है कितना दिया हुआ, -4, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, 1 मिनट, विल इट एक्वायर अ चार्ज, हाँ अच्छा 4.9 है तो सिंपल सा है। तो ये चार्ज कितना हो गया 4 पॉइंट, हम मैग्नीट्यूड ये माइनस प्लस नहीं कर रहे क्योंकि हमको मालूम है कि दोनों तरफ चार्ज बराबर ही आएगा, मतलब एक ही साइन आएगा। तो 4.8 एनसी लिखा हुआ है, एनसी का क्या मतलब हुआ, नैनो कूलम, यानी 10⁻⁹ अपॉन, इससे डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू, अच्छा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ 10 माइनस 90, तो ये तो पावर तो कैंसिल हो गया, 1.6 3 जा, यानी कितना हो गया 3/2, यानी कि 1.5 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि कह रहा है चार्ज इतना अल्फा पार्टिकल्स जो है एक न्यूट्रल बॉडी से 1 सेकंड में निकल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम के बाद इतना चार्ज आ जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज उस बॉडी पे आया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में जो आया है 10⁻10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये 1 सेकंड में चार्ज आया। और हमको कितने में निकालना है, मतलब हमको जो चार्ज टोटल आया वो 4.8 दिया हुआ है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ना, चाहे तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी तुम लगा सकते हो। ये क्या चीज है, ये कितना हो गया, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻9 कुलम, कितने सेकंड में आया भाई, तो 1 सेकंड में आया। तो ये एक एक कुलम चार्ज कितने सेकंड में आएगा, तो 1/3.2 इंटू 10⁻⁻9। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻9, जो चार्ज है वो कितने पे आएगा, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻9 बाई 3.2 इंटू 10⁻�9, तो वही आ गया। फिर से चाहो तो ऐसे फॉर्मूला करके कर लो, चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर लो, जो तुमको सुटेबल लगे क्वेश्चन, तो ऐसा ही है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है, ठीक, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क कर लीजिए, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को इजेक्ट करा रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा। देखो अल्फा पार्टिकल जब इजेक्ट हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज जब इजेक्ट हुआ तो माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, सिंपल सा है। तो इसको होमवर्क कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आई थिंक ये एलन के मॉड्यूल में मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है। खैर नोट कर लीजिए, फैसिलिटी रहती तो मैं इसका पीडीएफ भेज देता, लेकिन मिलता नहीं है आप लोग को। लास्ट ईयर भी तो कई बार भेजा था, लेकिन आप लोग तक पहुंचा नहीं। पीडीएफ भेज देता तो ये सब टाइम सेव हो जाता हम लोग का। हो गया, नोट कर लिए। हाँ सर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। देखिए तो समझ में आ रहा है कुछ, आसान था क्वेश्चन। कुछ समझ में आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं। प्रोटोनिक चार्ज कह रहा है, प्रोटोनिक चार्ज, और वॉल्यूम दिया हुआ है 500 cm³ ऑफ वाटर। इतने वाटर में कितना प्रोटोनिक चार्ज, यानी कितना प्रोटॉन है
वो नंबर निकाल के प्रोटॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रोटॉनिक चार्ज भी तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम इसमें से निकाल लें 500 cm³ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लें, तो हमको क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 × 10⁻⁹ तो आ जाएगा प्रोटॉनिक चार्ज, हो जाएगा। मैं हेल्प करूँ? हाँ सर। हो जाएगा, तो होमवर्क दे दिया जाए इसको भी, सर एक बार बता दीजिए सर। बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो ये जो सर फिर से बोलिए। मैं तो पूरा बताने जा रहा हूँ, क्या फिर से बोलूं? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, यानी कि HOH। अच्छा, H के पास कितना प्रोटॉन होता है? एक ही प्रोटॉन होता है ना। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है प्रोटॉन? 8 होता है, ठीक है ना। और फिर हाइड्रोजन के पास एक, यानी कि अगर हम बात करें ये जो है एक मॉलिक्यूल जो H2O का है उसके पास कितना प्रोटॉन है, तो 10 है एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल 1H2O जो है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल कहलाएगा ना, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये 500 यानी 500 cm³ में कितना मॉलिक्यूल है, ये तो हम लोग पता लगा सकते हैं, आई थिंक पता लगा सकते हैं कितना मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, याद है कुछ फॉर्मूला वगैरह? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे क्या करते थे? ओ हाँ हाँ हाँ, सप्लाई हाँ, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये फिजिक्स का नहीं है केमिस्ट्री का है। तो पहले आप क्या कर लोगे कि मास निकाल लो पहले, सबसे सिंपल। तो वाटर का मास निकाल सकते हैं ना, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 cm³। और डेंसिटी क्या होती है वाटर की, तो 1 ग्राम पर cm³। cm³ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मास आ गया कितना, ठीक है। तो ये हो गया 500 ग्राम मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इसका मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 500/18, 18 ही होता है ना इसका, 1 + 16 + 1 18 हुआ ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ। और हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, Na, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें टोटल प्रोटॉनिक चार्ज की, यानी कि प्रोटॉनिक चार्ज, या एक मिनट ऐसे लिख दें, रिक्वायर्ड प्रोटॉनिक चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिक्वायर्ड प्रोटॉनिक चार्ज। तो हम क्या लिखें, हम सिंपल लिख लें कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई, तो 500/18। एवोगाड्रो नंबर हमको याद है 6.023 या 22 भी लिखते हैं कुछ लोग, या 6 भी लिख देते हैं, 10⁻23, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल्स में कितना होता है भाई, तो 10 प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 होता है, 1.6 × 10⁻⁹ होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। तो ध्यान से, है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिजिक्स की बुक में ये क्वेश्चन रहता है अक्सर, तो ध्यान से कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा फिजिक्स है तो भाई केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, आ जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे चले, आंसर कैलकुलेट कर लोगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, है तो है मोबाइल के अंदर है, मोबाइल में तुम लोगों का सारा डिस्प्ले कर देना। हम दो अकाउंट से इसमें हम आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, एक मोबाइल से और एक लैपटॉप के थ्रू, दोनों शकील अहमद है, ठीक है। मोबाइल से देखते रहते हैं कौन कौन क्या है बोल रहा है क्या है, लैपटॉप में कोई स्क्रीन खाली रखते हैं, ठीक है। हो गया, आगे चले, 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपके कहाँ होगा,
पता नहीं, बहुत पहले से सब सेट करके रखा है। देखिए क्या है, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। पीस ऑफ पॉलीथीन, वुल से रब करेंगे तो पॉलीथीन पे चार्ज माइनस आ गया, यानी पॉलीथीन पे चार्ज माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आया। तो हमको मास बताना है, कितना मास ट्रांसफर हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास तो चेंज होगा ही होगा। कुछ आ रहा है समझ में? आपने एक बॉडी से, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, आपने क्या किया, इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास याद है आपको? सर 18.2 करके आएगा क्या? आंसर हाँ नहीं, 18.2 करके नहीं आ रहा है। मास, मास ठीक से लिखे हो ना, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास का यूज होगा। अमाउंट ऑफ मास पूछ रहा है, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालना पड़ेगा ना, वो एन निकालना पड़ेगा हमको। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई, और क्यू कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। इसका जवाब आया 1.03 इंटू 10⁻14, 10⁻14। नहीं, इतना मास, इतना मास नहीं होगा, प्लस में तो कभी नहीं हो सकता ना, इतना मास कहाँ से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास -31 होता है ना, इतना मास नहीं आएगा, 10⁻+14 नहीं होगा, +14 नहीं होगा। तो ये क्यू आ गया, देखो सॉल्व कर लेते हैं। और ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको सॉल्व करो, तो 2/1.6, या पॉइंट को भी हटा लो तो 20/16 हो गया, और ये कितना हो गया, 19 ऊपर चला जाएगा, 19 -7, 10⁻12, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 5/4 इंटू 10⁻12। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया जो कि पॉलीथीन पर गया। तो मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो मास ट्रांसफर्ड हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो n कितना आया, 5/4 इंटू 10⁻12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको सिंपली हम 9 लिख लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। देखो ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू लेके किया करोगे, ठीक है ना, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हम 9 ले लेते हैं, 9.1 है, 9 ले लेते हैं, अप्रॉक्स ले रहे हैं, ध्यान से, ऐसा नहीं है, हमने यहाँ लिख रखा है इंटू 10⁻31, ठीक है ना। तो ये हो गया केजी में, -31 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 ना, हाँ -19, और ये कितना हो गया, 9 5 45, 45/4 इंटू 10⁻⁻19 kg। चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 45/4, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोग शुरू शुरू में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे क्वेश्चंस को फिर से अगेन करना, फिर तुम्हारे पास जो हमने बता दिया कि एनसीईआरटी और एससी वर्मा, उसको भी अप्रोच करना। पहले सब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करना, बाद में कोई ऑब्जेक्टिव बुक उठाना नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक में हाथ लगाना, सब सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह।
चले आगे। 8 नंबर क्वेश्चन था ये। 9 नंबर उसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहाँ परसेंटेज की बात कर दी गई है। कर दे रहा हूँ बैक। नहीं, ये तो फॉरवर्ड हो गया। हाँ सर हो गए हैं। चलो, ये होमवर्क कर लो। ये क्या क्वेश्चन आज कर लो। ओ वो डिलीट हो गया, नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? अच्छा ये तो कैसे कैसे हो गया? खैर ये क्वेश्चन आ रहा था, इसको होमवर्क दिया था हमने। कैसे हो गया? दो दो पेज हो गया, खैर कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए होमवर्क के तरफ पे। यहाँ पर भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये परसेंटेज में दे दिया। 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो चार्ज ऑन स्फीयर पूछ रहा है। ओ एक दो पेज हमसे बढ़ गया था, नहीं क्वेश्चन था इसमें, ये 9 नंबर था। खैर कोई बात नहीं, आप इसी को नोट कर लिया। हाँ सर। ओ सॉल्व भी कर दिया, सही है भाई, किसी का आंसर आ गया था। आंसर भी मुझे मिल गया है। अलमीन मिशन एकेडमी चापरा बॉयज, चापरा पढ़ते हैं या पता नहीं क्या पढ़ते हैं। चापरा 80 कुलम दिया है आंसर में, मुझे लगता है करेक्ट है। ठीक है? एक इसको भी नोट कर लीजिए। 9, एक मिनट ये इसको भी नोट कर लेते हैं, ये वाला भी मतलब था क्वेश्चन, 2 बार हिंदी हो गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन किए, छोटा छोटा नहीं करो। ये 10 नंबर, इसको भी होमवर्क कर लीजिए। जो अभी हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, यहाँ पर वहाँ वाटर था, यहाँ पर CO2 है और 100 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लीजिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, शायद एनसीईआरटी में भी है शायद। वही जो आपको मेथड बता दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा इससे। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी होमवर्क है, नोट कर लिया होगा आई थिंक। आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या? तो बचकाना सा क्वेश्चन है, बिना नोट किए आंसर बताइए तो, यस नो में आंसर देना है। सही, नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बेसिक सा क्वेश्चन है। बताइए, यस या नो बताना है, किसका यस है किसका नो है।
सर ए ए क्या है? यस। और बी? नो सर, बी नो है। और सी? सी भी नो है। सी भी नो नो है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ सर, आंसर ए है। थोड़ा सा डाउट है। देखो सिंपल सा बात है, आपको अभी बताया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, यानी कि एन जो है वो क्यू बाई ई होगा, और ये एन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सबके लिए कलेक्ट इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। एन इज इक्वल टू चार्ज कितना है? 0.32 इंटू 10⁻−18, और ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको ऊपर भेज दें तो हो जाएगा ऊपर में 10, 10 को 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.2, और नीचे में क्या है? 1.6, ये आ गया 2, यानी इंटीजर है। इंटीजर है तो आंसर होगा यस। इसके लिए 0.64 इंटू 10⁻−20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, यानी कि ये और हो जाएगा 0.064, और ये 1.6। तो ये तो इंटीजर नहीं है, साफ 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 दिख रहा है। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 0.04, इंटीजर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। सही है। उसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये भी नो ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आपको एन निकाल के चेक करना है कि एन इंटीजर है या नहीं है। अगर एन इंटीजर है तो यस, और एन इंटीजर नहीं है तो नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, ये तो अमीबा है। कितना है? 1 बिलियन अमीबा। ए ग्लास टम्बलर कंटेन्स 1 बिलियन अमीबा एंड 2 सोडियम आयंस आर देयर ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा। हर अमीबा पे कितना सोडियम आयन है? 2 सोडियम आयन है। तो गिलास में कितना चार्ज है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। आपकी बायोलॉजी का भी टर्म यूज हो गया, अमीबा। हमको तो बस इसी का फिगर बनाने आता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, अमीबा। और बायोलॉजी का फिगर बहुत टफ होता था मेरे लिए। हो जाएगा ना? कर लेंगे। वन बिलियन का क्या मतलब होता है? 1 बिलियन भी होता है, एक 1 मिलियन भी होता है। ये आंसर आ गया 10⁸ 3.2 इंटू 10⁻−10। हाँ, ये आंसर सही है। 1 बिलियन होता है 10⁻9, और 1 मिलियन होता है 10⁻6। ठीक है ना? ध्यान रखना, 1 बिलियन होता है 10⁻9, और 1 मिलियन होता है 10⁻6। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख हमारे इंडियन मतलब बात करें तो नंबर सिस्टम में, और 1 बिलियन होता है 100 करोड़। ठीक है ना? ये 100 करोड़ हो गया 10⁻9। तो सिंपल सा आंसर है, आंसर आ गया हमारे पास। देखो नंबर ऑफ मिलियन, हमको अमीबा का नंबर मालूम है, और हर अमीबा पर 2 सोडियम आयन है, और हर सोडियम आयन पे कितना चार्ज होता है? सोडियम आयन का क्या मतलब हुआ? एक ही चार्ज हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 2 चार्ज है तो 2 इंटू ई कर देंगे, और ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻−10। सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर वही सब क्वेश्चन आ गया। नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मास गेन बाय, सब कर लोगे। छोड़ो हटाओ। क्या हुआ है? इसको नोट करना था क्या?
ठीक है, चलें आगे। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। अच्छा अच्छा, चार्जिंग, चलो थोड़ी सी बात और करते हैं। कहाँ तक, कितना नंबर प्रॉपर्टी हुआ था? प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, प्रॉपर्टी पे नंबर क्लिक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टी और होगा, 6 7 नंबर प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। यानी कहने का मतलब यह है कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? ये किसका आंसर बता दिया? T2 × 10⁻12, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता दिया? इसका बता दिए क्या, पता नहीं। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने पेन का एग्जांपल दिया था, भाई पेन ऐसे ही में नॉर्मल में हाथ में पेन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो मास के जैसा बिहेव करेगा जब हम छोड़ देंगे तो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि चार्ज जो है हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होगा? मास के साथ एसोसिएटेड होगा। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि भाई चार्ज होना ही मास हो गया, क्योंकि आपका चार्ज, मिनिमम चार्ज आप कितना इधर से उधर कर सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि निगेटिवली चार्ज बॉडी है और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, किसका मास ज्यादा होगा? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ नेगेटिव बॉडी, मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी, नेगेटिव मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी और मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, सबसे ज्यादा मास किसका होगा? हाँ सर, नेगेटिव बॉडी का सबसे नेगेटिव ज्यादा होगा। और उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, क्योंकि देखो न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो मास, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास तो कम हो गया। और इस बॉडी पे अगर हम आके इलेक्ट्रॉन को रख दिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसका मास ज्यादा हो गया। यानी कि मास ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा बात पूछते हैं, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। थोड़ा सा एक छोटा सा हम आपको ऑप्शन देते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या चीज़ है। जैसे Q = 0 और मास 0। बी पोर्शन, Q 0 नहीं है और मास 0 है। सी, Q 0 नहीं है, मास भी 0 नहीं है। और डी ऑप्शन, Q 0 है और मास 0 नहीं है। बताइए तो पहला 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 एग्जिस्ट कर सकता है? पहला है, ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या है? कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिसपे चार्ज भी नहीं हो, मास भी नहीं हो? कुछ है ऐसा? नहीं सर, अच्छा, नहीं नो है। सर, और ये चार्ज है लेकिन मास नहीं है, तो अभी तो बताया ये डजंट एग्जिस्ट। इसका क्या हो जाएगा? डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ये होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। अभी तो सिखाया कि चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा, यानी मास रहेगा मतलब तभी चार्ज रहेगा, और मास नहीं है तो चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है मामला? यहाँ पर मास भी है और चार्ज भी है, तो कोई भी चार्ज बॉडी है ना, हो सकता है, एनी चार्ज बॉडी। ठीक है, एनी चार्ज बॉडी। फिर उसके बाद यहाँ पर मास है लेकिन चार्ज नहीं है, हाँ कोई न्यूट्रल बॉडी हो सकता है, एनी न्यूट्रल बॉडी, एनी न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, एनी न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, ये जो है ना, ये होता है एक्चुअली। आप लोग 12th के स्टूडेंट है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, उसमें वे ऑप्टिक्स, उसमें हम लोग
या फिर उसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब उसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो वहां पर जो लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसको फोटोन बोला जाता है, और वो फोटोन में न मास होता है और न चार्ज, ठीक है ना। तो ये फोटोन है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फोटोन है, और ये एनी चार्ज बॉडी और ये एनी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप लोग नोट करके अपने पास रख लीजिए, अच्छा है नॉलेज के लिए, ठीक है। चलें आगे, 8वां नंबर और बता दें। चलो 8 नंबर, चार्ज इज इनवेरिएंट। प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ? आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा होगा 11th क्लास में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको मालूम होगा कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन चार्ज जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी का चार्ज हम अपने चेयर पर बैठ के देख रहे हैं या मूव करते हुए देख रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है ना। यानी इसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए 9 नंबर देखते हैं। ये चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये देखा गया एक्चुअली, ये सब मतलब प्रैक्टिकली देखा गया है। तो इसमें कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, उसको भी जैसा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट विल प्रोड्यूस, नॉलेज के लिए अभी हम लोग पढ़ना भी है डिटेल में इसको। इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सिंबल ई से दिखा रहा है, ठीक है ना। इट विल प्रोड्यूस, क्लियर कीजिए ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा राइटिंग नहीं समझ में आ रही ना, जल्दी के चक्कर में राइटिंग खराब हो रही है, इस पे बोर्ड नहीं ना है, जल्दी मत कीजिए, मतलब थोड़ा धीरे धीरे कीजिए और हैंडराइटिंग अच्छा कीजिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एकदम आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ चार्ज इज एट रेस्ट it will only produce इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंबल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है E, ठीक है ना। यानी कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने आपको बताया था ना अभी शुरू में ही कि चार्ज क्या चीज है, चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में रहेगा ना तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे और क्लियर होगा। अभी फिलहाल इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं दूसरी कि इफ चार्ज इज मूविंग, इफ चार्ज इज मूविंग विद uniform velocity, if charge is moving with uniform velocity it will produce electric field and magnetic field। ये B जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। it will produce या it will produce ही होना चाहिए, it will produce इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज जब मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देखो मोशन और रेस्ट पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो मोशन और रेस्ट में क्या बात है कि या तो बॉडी रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर
ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ये 3 तरह के मोशंस हम लोगों ने स्टडी किए हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेट करेगा। तो देखो, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, ऐसे मैंने ऊपर लिख दिया था, accelerated, if charge is accelerated, it will also produce, it will also इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है उसको, और चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर एक्सेलरेट भी कर रहा है तो ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। it will also produce radiate produce, it will also radiate लिखो, radiate इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आपका चैप्टर है 12th क्लास में, और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये इसी के बाद पढ़ाया जाता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल 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 लैंग्वेज में, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर हालत में बनेगा। अगर चार्ज है बडी अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा चीज और उसमें ऐड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ये भी हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, जहां मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा, यानी कि वो एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होगी, निकलेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात हो गई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, बेसिक चीज, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको आइडिया होगा। कंडक्टर और इंसुलेटर नाम सुना है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर किसको कहते हैं, तो वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मौजूद रहते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। और जस्ट इसका उल्टा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, अगर हम उस पर, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर पे अगर हम चार्ज दे दें, कंडक्टर बॉडी पे, कंडक्टिंग बॉडी पर हम यहाँ पर चार्ज दे दें, तो ये चार्ज पूरे सरफेस पर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, बताएंगे रीजन। और अगर ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो चार्ज हमने यहाँ दिया तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हमारे ग्लव्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, नहीं कि हमको करंट ना लगे, ठीक है ना। इंसुलेटर्स का एक दूसरा नाम भी है, इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड, कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ये आगे हम लोग कैपेसिटर में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात हुई कंडक्टर इंसुलेटर की। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी तो हमने बात की थी ना कि चार्जिंग में मतलब चार्ज कैसे करते हैं, तो वही मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, हमारा जो अभी प्रेजेंट जो सिलेबस है उसमें 3 तरह के मेथड्स की बात की जाती है, ठीक है ना। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम सिर्फ उसको लिख रहे हैं और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी आप बुक से वगैरह से नोट्स, आप 12th तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप लोग नोट्स बना ही लेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सिंपल सा है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना क्या है। आपको देखो, चार्जिंग का क्या मतलब हुआ, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है और निगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है। तो अगर आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से गया वो बॉडी हो गई पॉजिटिव, और जिस पर आया वो बॉडी हो गई निगेटिव। तो हमको एक चीज बताइए, आप लोग केमिस्ट्री जानते हैं बहुत अच्छे से, कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है,
किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं? कोई बॉडी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप क्या करेंगे? आपने क्या पढ़ रखा है केमिस्ट्री में? कोई नहीं बोलेगा? सर मतलब एनर्जी देके। एनर्जी देके, हाँ सही जवाब। तो जैसे कोई एटम है, एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या एटम ऐसे बनाते हैं ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके सराउंडिंग में आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऑर्बिट हो गया, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है, ऑर्बिट रहता है। और हर ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप क्या करते हैं, आप अगर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी देते हैं कि भाई यहाँ एनर्जी दे दिया और ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला गया, तो उसको एनर्जी को आपने कुछ नाम रखा होगा, शायद नाम देते हैं, शायद आप लोग कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं आप लोग? एक्साइटेशन एनर्जी शायद बोलते हैं, है ना? मुझे सही याद आ रहा है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस तरह से ये एक्साइटेशन एनर्जी आप देते हैं। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, इस एटम से ही ये पूरा बाहर चला जाए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी ना? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, ये हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमको एटम को आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ये तो बात एटम की हो गई, और हम तो बात कर रहे हैं बॉडी की, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसकी चार्जिंग? किसको चार्ज कर रहे हैं? बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। बॉडी को कैसे चार्ज कर रहे हैं? तो पहला मैंने मेथड लिखा है फ्रिक्शन, ठीक है। खैर अभी तो फ्रिक्शन पर बाद में आएंगे। तो पहले तो हम बात करें कि एटम से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है या कोई भी चार्ज, मतलब एटम को चार्ज करना है, तो हमको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन बॉडी को, बॉडी में से निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? एक बॉडी में मतलब नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होते हैं एक बॉडी के अंदर में। तो आपको उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ना कि एटम से। एटम से तो निकल गया, एटम से निकल के बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, बॉडी में घूम रहा है, लेकिन आप जब तक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं करोगे तब तक वो बॉडी चार्ज नहीं होगी। तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। ये हम लोग आगे मतलब लास्ट चैप्टर, करीब करीब सेकेंड लास्ट चैप्टर में हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई? वो एनर्जी हुई जो आपने एटम को दी, तो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन निकल के एटम को छोड़ के चले गए। अब वर्क फंक्शन आप जो एनर्जी देंगे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस एनर्जी से बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा वर्क फंक्शन हुआ, अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं 3 बॉडी है, ए बॉडी, बी बॉडी और सी बॉडी, 3 बॉडी है। इसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा है, इसका एकदम बहुत कम है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन बहुत ही कम है। तो सबसे आसानी से किसको चार्ज कर सकते हैं? ए को कि बी को कि सी को? हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना भी, सी को, सी को ना, सी को। इसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं 100,000, मतलब ये है, इतना जूल है, इसका जो है इतना जूल है, इसका 1 जूल है, तो हम 1 जूल ज्यादा आसानी से दे सकते हैं ना एज कंपेयर टू दिस। तो यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसको ज्यादा आसानी से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब चार्जिंग बाय वर्क, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अब बात कर रहे हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? रब करना, जो हमने अभी आपको बताया, बचपन में आप लोग किया भी होगा, बचपन के अभी भी आप लोग बचपन ही में। तो आप क्या करते हैं? पेन को बाल पर रगड़ते हैं, बाल पर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो फ्रिक्शन दे रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं ना। फ्रिक्शन से क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चले जाएंगे। तो ये मेरा कौन सा मेथड हो गया? मेथड्स बाय चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? और इस मेथड्स ऑफ चार्जिंग
में यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, सबसे खास बात यह है कि दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा, क्योंकि दो बॉडी को ही कम से कम तो दो ही बॉडी को आप रब कर सकते हो ना, तो दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आप एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे बॉडी को दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा और दोनों बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों का बराबर होगा तो उससे भी निकलेगा उससे भी निकलेगा, तो चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस में कि ये दोनों बॉडी का वर्क फंक्शन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और जिसका लो वर्क फंक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ए और सी को हम साथ में रब करते तो सी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए में चला जाता, तो सी क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज हो जाता और ए हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, इसमें एक खास बात और, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा सर। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों में से एक बॉडी जो होना चाहिए वो इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों कंडक्टर होगा तो आप चिपकाए हुए हैं, आप रब कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, फिर आपस में भी ट्रांसफर होकर दोनों न्यूट्रल हो जाएगा फिर, क्योंकि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है। और एक इंसुलेटर हुआ तो फिर उसमें चार्ज आ गया तो फिर वो मूव नहीं करेगा। तो इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कम से कम एक बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। ऐसे दोनों हो जाए तो चलेगा, जैसे हम लोग कंघी यूज करते हैं और बाल यूज करते हैं, दोनों तो इंसुलेटर ही है ना, या कपड़ा और पेन यूज करते हैं वो भी दोनों इंसुलेटर है, ठीक है। तो वो चार्ज हो जाएगा। तो ये पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में क्या होगा कि दो बॉडी को साथ में कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक चार्ज बॉडी ले लिया हमने, एक चार्ज बॉडी ले लिया, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है Q, और एक अनचार्ज बॉडी ले लिया, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट कर दे, कंडक्टिंग वायर से, तो ये क्या होता है कि ये चार्ज होने लगता है। अब चार्ज होने लगता है का क्या मतलब हुआ, तो हम ये कहते हैं, इसमें एक टर्म होता है पोटेंशियल, ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको पोटेंशियल को, तो उस वक्त और बात समझ में आ जाएगी। अभी तो आप फिलहाल यही ध्यान रखिए कि दो बॉडी को जब हम टच कर देंगे तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी है उसमें से निकल के वो न्यूट्रल बॉडी की तरफ जाएगा, जब तक बराबर ना हो जाए। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे आपके पास एक वाटर का कंटेनर है, ठीक है ना, दो कंटेनर है, ठीक है ना, आपने क्या किया, आपने इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, आपने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, और ये है आपका दूसरा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में पूरा पानी यहाँ से भरा हुआ है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर एक कुछ ब्लॉकेज कर रखा है, ठीक है ना, आप इसको ब्लॉकेज को हटा दीजिए, तो क्या होगा, इसमें से निकल के पानी इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ये आपने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है ना। तो जस्ट वही है चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी, कि अगर आपके पास इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज इसमें से इसमें जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये नहीं कि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए, दोनों का पोटेंशियल ना बराबर हो जाए, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ कि दोनों बॉडी को आप रब करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ कि दोनों बॉडी को आप कनेक्ट करेंगे, और इसमें जो है कंडीशन ये है कि ये बोथ जो है ये दोनों कंडक्टर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये चार्ज नहीं होगा। आप एक चार्ज बॉडी के साथ लकड़ी को लगा के रख दीजिए, कोई फायदा नहीं, लकड़ी चार्ज होगी ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों कंडक्टर होना चाहिए, दोनों जरूरी है कंडक्शन में, कंडक्टर का होना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तीसरा जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, कोई दिक्कत हो रही है तो बोलिएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि एक बॉडी के पास में दूसरे बॉडी को अगर हम ले आएंगे, पास में लाएंगे, सटाएंगे नहीं, पास में लाएंगे, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एक बॉडी को रखा जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके चले गए, तो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है,
तो कंडक्टर कहते किसको है, हमने आपको बताया था कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज, अभी हम बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे फिर और हम लोग दूसरा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट समझ के और भी समझेंगे, अभी आप एकदम सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे अट्रैक्ट करेगा तो इधर इसके सामने वाली सरफेस पे माइनस चार्ज चले आएंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इधर चले गए, तो इधर क्या हुआ, अपने एटम्स को उन्होंने छोड़ा ना, तो एटम तो पॉजिटिव हो गए, यानी इस तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ। तो अब आप बोल सकते हो कि सर इससे फायदा क्या हुआ, ये तो न्यूट्रल ही रहा ना ओवरऑल, ये तो ओवरऑल न्यूट्रल रहा, इसमें कहाँ कोई फायदा हुआ, इसमें कुछ फायदा थोड़ी ना हुआ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहा, मतलब इसमें कोई चार्ज थोड़ी ना आया। तो उसको करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला मेथड 1 की बात कर ले थोड़ी सी। मेथड 1, अब हमारे पास जैसे एक पूरा चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, ये चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। हमने क्या कर रखा है कि इसमें एक इसको रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ, कि मतलब ये डिस्चार्ज नहीं हो, मतलब ये कंडक्ट ना करे, क्योंकि कंडक्टर रहेगा, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये कंडक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये फिर मतलब दूसरी बॉडी में चला जाएगा चार्ज, जैसे कंडक्शन होने लगेगा वहां पे। तो ये क्या है, ये जो है आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर। एक मिनट, तो चार्ज कर ही दिया, तो चार्ज नहीं, चार्ज करना है ना इसमें, तो एक मिनट। ये न्यूट्रल मान लो, ठीक है ना, ये न्यूट्रल मान लो, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इस न्यूट्रल के पास हमने क्या किया, अगला स्टेप में हमने क्या कर दिया कि इसके पास एक हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कुछ भी, जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके हम आ गए, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज लेके हम आ गए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया था पिछले फिगर में, यहाँ पर माइनस चार्ज चलाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज चलाएगा, ठीक है। तो अभी तक भी इस पर जो चार्ज है, बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। तो माइक चला गया, अभी ठीक है, आवाज देखो तो, आवाज ठीक है अभी, आवाज ठीक है, ठीक है। माइक दूर हो गया था एक्चुअली, वो माइक को करीब रखना पड़ता है ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि एक न्यूट्रल बॉडी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। हमने क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके चले आए, तो अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके पास में वाले जो सरफेस हैं वहां पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो उसके दूर वाला सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो हमने पिछले स्लाइड में बताया था आपको, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है कि ये नेट चार्ज जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास है ही अपना पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल कंडक्टर जो है, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पर हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग सुना है आप लोगों ने कभी, इसको अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। अर्थ को जो है ना, अर्थ को माना गया है कि अर्थ का जो होता है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है वो, और वो हर चीज को ले लेता है, हर चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सारे चार्ज को। हम लोग घर में भी अर्थिंग करते हैं, आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे। तो ये क्या होगा, सारे के सारे ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, वो इसके थ्रू अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ, तो कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं गया, तो ये वाला तो इसको अट्रैक्ट कर रखा है ना इसने, ये वाला क्या रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, तो अट्रैक्ट कर रखा है तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या हुआ, अर्थिंग को हटा लिया हमने, अर्थिंग को जब हमने हटा लिया तो मेरा चौथा स्टेप जो है वो हमको बता देगा कि भाई ये जो चार्ज, ये जो बॉडी था, ये क्या हो गया, ये सॉरी, ये अपना निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या हुआ, इंडक्शन के थ्रू हमने चार्ज किया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। इंडक्शन क्या हुआ, इंडक्शन में पास में लाते हैं, पास में लाने से क्या होता है, बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अपने सामने वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज ले आता है और दूर वाले सरफेस से पॉजिटिव चार्ज ले आता है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, चार्जिंग बाय
इंडक्शन हुआ। ये मेथड 1 हुआ, इंडक्शन में ही मेथड 1। एक और तरीके से भी कर सकते थे, दो बॉडी है, एक और तरीके से भी कर सकते थे, उसको मेथड 2 कह देते हैं, मेथड 2। इसमें क्या है, हमारे पास फिर वही एक हमारे पास यही है, न्यूट्रल कह लो, ठीक है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, इस बार हम दो न्यूट्रल लेके आ रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ए बॉडी ले लो और एक और लेके आते हैं, ये भी वो इंसुलेटिंग स्टैंड से लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बी बॉडी ले लो, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, स्टैंड लगा ही देते हैं, ठीक है। ये ए और ये बी। अब हम क्या करते हैं, सामने एक हम चार्ज रॉड लेके आते हैं, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज लेके आ गए। तो निगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव को रिपेल करेगा। तो निगेटिव, चूंकि दोनों कंडक्टर है और दोनों आपस में चिपका हुआ है, यानी कंडक्शन होगा यहाँ पे, तो इस पर जो है यहाँ पॉजिटिव क्या जमा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ पर लेके आए। तो अभी भी कहोगे सर ये तो ओवरऑल न्यूट्रल है। अब हमको करना क्या है, अब हमको सिंपली क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्टेड है, इन दोनों को दूर कर देना है, खत्म। तो अब हमारा जो है काम, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज था और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा ये ए ये बी, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये हो गया निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हटा लें, इसको हटा लेंगे तो हमारा जो है ये ए जो है दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये ए पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बी पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ए और बी। तो बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर कट, कि आपको 3 तरह का मेथड बताया हमने। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में करना क्या है कि कम से कम एक बॉडी को आपको क्या रखना है, इंसुलेटर बन रखना है, इंसुलेटिंग बॉडी रखना है और उसमें रब करना है। तो रब करना है तो क्या करना है, उससे आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बना देंगे, ठीक है। ये आपका मेथड कौन सा हो गया, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। फिर हमने बताया आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको सिंपल क्या बताया कि दो बॉडी को टच करेंगे, एक चार्ज और एक अनचार्ज, मतलब एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। तो टच करेंगे तो उसमें जो चार्ज बॉडी होगा वो अनचार्ज बॉडी को अपना चार्ज देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। पोटेंशियल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे इसको इंशाल्लाह, आगे आने वाले मतलब टॉपिक्स में आएगा ये, ठीक है। उसका तीसरा हमने आपको बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है कि आपको बॉडी को सटाना नहीं है, आपको कांटेक्ट में नहीं लाना है, आपको दूर रखना है। दूर रख करके आप क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस यानी कि हमको मालूम है कि कोई कंडक्टर जो है, कंडक्टर में क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अगर उसके पास हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर चले जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर कर लेगा, उसके लिए तो उसको वर्क फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो सरफेस पे आके रुक जाएगा और वहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, उसके दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका आपको बताया कि अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग करके वो चार्ज को ग्राउंड में ले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज हो गया। और दूसरा तरीका भी आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसमें दो बॉडी को एक साथ टच करके रखेंगे, उसके बाद एक चार्ज बॉडी को उसके पास लाएंगे, दोनों पर अलग अलग चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और हम दोनों बॉडी को अलग कर देंगे। जब दोनों बॉडी को हम अलग कर देंगे तो हमारा चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। सर तो ये, हाँ बोलो। मेथड 2 में अर्थिंग करने का जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे अलग अलग हो जाएगा। हाँ ऐसे अलग अलग हो जाएगा। हम इसको जो है ना, इसको जो है, ये दो इंसुलेटिंग स्टैंड है, हम खुद हाथ से पकड़ के इसको, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, खत्म। तो अलग अलग कर लेंगे तो अब क्या हुआ, अब जो है ये पॉजिटिव चार्ज इस पर एक्सेस आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस आ गया। फिर हम इसको भी हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्योंकि सारे ये क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं तो सब आप रिपेल करेंगे, रिपेल करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे काफी डिटेल में, तो उसमें और हम लोग देखेंगे इसमें।
तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम तो 3 दिखा रखा है इसलिए हमको ऐसा दिखाया हमने, और भी चार्ज रहेंगे तो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये दोनों मेथड्स कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए। शायद इस पर एक क्वेश्चन था, तो इसीलिए तो ये याद आ गया ना कि ये पढ़ाना था। हाँ देखो, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B placed in contact, देखो हाँ यही क्वेश्चन तो है, are supported on insulating stand. What kind of charge will A and B develop when a negatively charged ebonite rod is brought near A? बताओ, सिंपल। वही मेथड 2 था ना, उसी पर क्वेश्चन है। मेथड 2 पे क्वेश्चन, पॉजिटिव। ए और बी दोनों पे चार्ज बताना है ना। ये ए ए में पॉजिटिव होगा, बी में नेगेटिव। ठीक है ना, वही सेम, वही तो एग्जांपल जो था वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, बस समझ में आई आप लोगों को? जो हमारा एग्जांपल था, ये एग्जांपल मेथड 2 में जो आपको सिखाया हमने, वो वही सेम क्वेश्चन ही वहां पर आगे दिया हुआ है। यही तो है, बोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज, इसको लेके आए तो ए पर क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, बी पर नेगेटिव आ गया, फिर दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। अब कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन होगा, तो अब टाइम भी खत्म ही हो रहा है। तो अब मेरा सजेशन आपको ये है कि अब हम लोग तो नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह मिलेंगे, तो आप लोग उससे पहले वेक्टर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेक्टर याद है ना, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें जो फॉर्मूला होते थे, ये अगर ऐसा है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मैग्नीट्यूड a² + b² + 2ab cos थीटा, याद है ना ये सब। फिर उसका कंपोनेंट वगैरह, इसको रूप में, फिर उसका कंपोनेंट वगैरह, किसी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं xi + yj + zk, ये सब याद है ना आपको। अगर अभी नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से पहले आप जो है इसको थोड़ा सा करके आएंगे। सारे कंपोनेंट्स, ये x कंपोनेंट्स, ये y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसे लिखा जाता है, फिर वो कॉस और एंगल वगैरह भी निकालते थे। इसमें आपको याद होगा शायद, tan अल्फा निकालते थे, वो क्या करते थे, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। फिर आवाज चली गई। ठीक है, तो ये सब आप रिवाइज करके आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर हमको ज्यादा मुसीबत होगी, हमको सब बार बार बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको करके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, ले 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 ले